आज अपन कंप्रेशन टेस्ट देखेंगे। कंप्रेशन टेस्ट माइल्ड स्टील का देखें या फिर कास्ट आयरन का बातें की है। तो कंप्रेशन टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, एक ब्लॉक लिया जाता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया जाता है, ठीक है। या फिर आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक लीजिए या फिर आप सिलेंड्रिकल ब्लॉक लीजिए, कोई भी ब्लॉक लिया जाता है। तो उसमें फेलियर जो होता है वो फ्रैक्चर होता है बिल्कुल बीच में से। आपका जैसे आप इसको प्रेस करते जा रहे हो तो जैसे प्लेट शेप का बनता जाता है। अगर मटेरियल आपका डक्टाइल है तो वो प्लेट बन सकता है, अगर मटेरियल डक्टाइल नहीं है तो वो प्लेट नहीं बनेगा, पहले ही फ्रैक्चर हो जाएगा, बीच में से क्रैक हो जाएगा। इसमें कैसे होता है फॉर्मेशन, क्रैक होता है इसमें, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रशिंग। जिसको क्या कहते हैं, क्रशिंग। कंप्रेशन टेस्ट में आपका क्रशिंग फेलियर होता है, क्रशिंग फेलियर, ठीक है। तो अगर अपन कास्ट आयरन का टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो कास्ट आयरन आपको पता है बेटर मटेरियल होता है। तो यहाँ पे आपको वही बिल्कुल जैसे ये देखिए, आपको जैसे ही अपन ने कंप्रेशन फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक को कंप्रेसिव फोर्स लगाते जाते हैं तो ये क्रैक आना चालू होते रहते हैं। जैसे ये दबता है मटेरियल आपका, ये क्रैक फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है, क्रैक होता है। इसको बोलते हैं क्रशिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्रशिंग। अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे आप, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट में। वो है आपका बकलिंग लोड होता है, ठीक है। बकलिंग कैसे होती है एक्चुअली, जब डायमीटर कम और लेंथ बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि वायर की बात करें, वायर पे जब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, मुड़ता है, मुड़ जाता है वो, जिसको अपन क्या कहते हैं, बकल। उसको क्या बोलते हैं, बकल कहते हैं। तो वायर भी एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। भाई हम मटेरियल में फेलियर उसको ही नहीं कहते हैं जो टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए, फेलियर उसको भी कहते हैं जो जैसी पोजीशन में पहले था वो अगर दूसरी बार फिर से वैसी पोजीशन में नहीं है तो वो भी फेलियर होता है। जैसे कि वायर को जब अपन दबाते हैं, वायर को जब अपन प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब बकल हो जाता है। तो ये भी बकल होना, मुड़ना भी ये फेलियर कहलाता है मटेरियल में, ये भी फेलियर कहलाता है। तो मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, बकलिंग फेलियर। क्या कहते हैं, बकलिंग फेलियर। जब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता है तो दो तरह के फेलियर होते हैं, एक तो बकलिंग फेलियर, दूसरा क्रशिंग फेलियर। बकलिंग फेलियर कब होगा, जब डायमीटर कम लेंथ ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल आपका क्या, फॉर एग्जांपल वायर, या फिर आपका बीम हो, बीम में भी बेंडिंग होती है। जब बहुत बड़ी बीम है जिसका डायमीटर कंपैरिजन टू लेंथ ज्यादा होता है, ऐसे नहीं किया जाता है। कंपैरिजन करने के लिए एक रेशियो होता है जिसका नाम है सिलेंडरनेस रेशियो। आगे चल के पढ़ेंगे, अपन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये नाम ले रहा हूँ, इन नाम को नोट करें। और आगे चल के आप इनको कॉलम एंड स्ट्रट, आपका एक चैप्टर आएगा उसमें आप उसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो जिसमें सिलेंडरनेस रेशियो जिसका ज्यादा रहता है, ज्यादा, अभी तो वर्ड में ज्यादा यूज कर रहा हूँ, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको स्पेशली पता भी रहेगा कि कितनी वैल्यू एक्चुअली। जब एल बाय डी रेशियो शायद मेरे ख्याल से जितना मेरे को याद है, एल/डी रेशियो आपका 81 से ज्यादा रहता है या कुछ, एग्जैक्ट नहीं पता है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। तो एल/डी रेशियो अगर ज्यादा रहता है या फिर सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा रहता है तो वो क्या होता है, उससे उसको बोलते हैं कॉलम, उसको बोलते हैं कॉलम। जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता है
तो वो बेंड हो जाता है या फिर बकल हो जाता है। तो उसमें जो उस तरीके के कॉलम में जो फेलियर होता है वो कौन सा फेलियर कहलाता है? बकलिंग फेलियर कहलाता है। दूसरा होता है स्ट्रट। दूसरा क्या होता है? स्ट्रट, जिसमें सिलेंडरनेस रेशियो कम होता है, या फिर अपन कह सकते हैं L/D रेशियो कम रहता है। मतलब कंपैरिजन टू द लेंथ डायमीटर, मतलब कंपैरिजन टू द, वैसे तो L/D रेशियो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि डायमीटर ज्यादा हो लेंथ से, ऐसा नहीं हो सकता। L/D रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहती है। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहती है, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो L/D रेशियो कंपैरिजन, तभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कंपैरिजन। ठीक है, इसीलिए बात करेंगे सिलेंडरनेस रेशियो। अभी ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है। सिलेंडरनेस रेशियो आपका जो होता है वो होता है, आपने मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है कभी? यस सर। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। एरिया। एक तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दूसरा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये दो होते हैं। ठीक है, तो सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका लेंथ और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। लेंथ और मास मोमेंट, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 2 मिनट मेरे को दीजिए, 2 मिनट, 1 मिनट। सिलेंडरनेस रेशियो, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आपने जो भी बताया था ना कि बीम में बकलिंग और बेंडिंग दोनों हो सकती है, हम्म। लेकिन सर जब अपन बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसमें बकलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ बेंडिंग ही हो रही है। किसने बोला है ये चीज? सर वो हमारे को है ना मॉस में पढ़ाया था कि जब बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए जो एजम्पशंस होती है वो जब बताई थी सर, तो उसमें बताया था वर्ड सर। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? हाँ तो सर मैं भी वही कह रही हूँ ना, एज्यूम अपन ऐसा करते हैं ना कि बकलिंग नहीं हो रही है उसमें। तो वही चीज एजम्पशन ले रहे हो ना, जब आप किसकी एनालिसिस कर रहे हो, जब बेंडिंग की एनालिसिस कर बीम रहे के लिए। हाँ। हो, बेंडिंग की एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें आप मान के चल रहे हो कि बकलिंग नहीं होगा, पर ये कंफर्मेशन तो नहीं है कि उसमें बकलिंग नहीं होगा। यस सर, होती तो है लेकिन अपन उसको कंसिडर नहीं करते। कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपन वहां पे बेंडिंग की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पर ऐसा हाँ होता सर। है समझ में? हाँ ठीक है, सर, जब बकलिंग की एनालिसिस करेंगे तब उसको कंसिडर कर लेंगे। बकलिंग की एनालिसिस के लिए आप लोगों को वहां पे एंड कंडीशंस मिलती हैं। जो एंड कंडीशंस होती हैं वो आपकी उसी पे डिपेंड करता है आपका एनालिसिस। वहां पे भी जब भी अपन कॉलम कॉलम की भी, जब बकलिंग की भी एनालिसिस करते हैं, वहां पे भी अपन एजम्पशंस लेते हैं। तो उस टाइम पे आपको कौन से एजम्पशन होंगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा जब सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ठीक उसमें है वो सर। सिर्फ बेंडिंग के लिए वैलिड है ना। तो आपका जो ओके सर। सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो लेंथ अपॉन होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है आपका? जो एवरेज डायमीटर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एवरेज डायमीटर। क्या? एवरेज डायमीटर। जो अपन रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ से मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लेना है? मास मोमेंट, सॉरी, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर इंक्लूड है। डायमीटर इंक्लूड है,
तो लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन होता है आपका सिलेंडरनेस रेशियो। इसी रेशियो, ये ही डिजाइन क्राइटेरिया है, जो सिलेंडरनेस रेशियो है यही डिजाइन क्राइटेरिया होता है फॉर कॉलम, फॉर बकलिंग लोड। यही डिजाइन, ये आगे चल के और अच्छे से पढ़ लेंगे आप, अभी मैं बस जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ जैसे आप लिखें इसको। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है और जो अपन जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहते हैं, उसमें जो फॉर्मूला होता है गायरेशन और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एरिया इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, एरिया इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो एवरेज डायमीटर ऑफ द जॉब होता है, एवरेज डायमीटर ऑफ द जॉब। अगर रिंग है तो उसका अलग होगा, अगर डिस्क है, कंप्लीट डिस्क है, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन अलग होगा। तो वो चीज बेसिक, आप ये सब चीजें आप बाद में पढ़ेंगे, इस पे अपन नहीं जाते हैं अभी। बस मेरे को जस्ट एक ओवरव्यू देना था कि कौन से फेलियर हो सकते हैं। यहाँ पे जो फेलियर दिखाया गया है वो क्रशिंग फेलियर दिखाया गया है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। आफ्टर, देखिए ये ब्रेकिंग होने के पहले क्या है, ये आपका जैसा ऐसा कर्वेचर बन जाएगा, उसके बाद ये टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो ये क्या है आपका क्रशिंग फेलियर है। ठीक है, तो अपन प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में देखिए आप लोगों को यही यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन दिखेगी। अपन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में भी काम कर सकते हैं, कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं, पर ये जो काम किया या इन्होंने जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसके लिए बस आपका क्या चेंज हो जाएगा, आपका जो है वो चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जो अंदर जो जॉ से फिट करते हैं ना उसको, वो चेंज हो जाता है। तीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का मतलब यूनिवर्सल इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर तीन तरह के अपन टेस्ट कर सकते हैं। अब कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, जो भी टेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से उसका जॉब चेंज किया जाता है। ठीक है, जॉब को फिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, डायल इंडिकेटर किसके लिए, कितना कंप्रेस हो रहा है, डायल इंडिकेटर वो बताएगा। स्केल एंड वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे किया है, अपन ने डायमीटर को निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग ये भी वही है, सेम है। अब अपन ने पहले तो डायमीटर, ये देखिए यार, इन्होंने क्या लिया, सिलेंड्रिकल ब्लॉक लिया है। अपन यहाँ पे कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल ब्लॉक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट के लिए कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने जो लिया है वो क्या लिया है आपको, ये है आपका सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। तो सिलेंड्रिकल ब्लॉक के लिए अपन कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन से, एक तो डायमीटर, दूसरा लेंथ की जरूरत। ठीक है, तो डायमीटर अपन ने निकाला, फिर इसके बाद हमने क्या निकाला, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्होंने इसलिए निकाला है क्योंकि ये मान के चल रहे हैं हो सकता है बकलिंग फेलियर हो। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है बकलिंग फेलियर हो। हम क्रशिंग फेलियर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं होगी, क्रशिंग फेलियर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि बकलिंग फेलियर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैलकुलेशन की जाती है, और वो कैलकुलेशन कैसे होती है, सिलेंडरनेस रेशियो का यूज करके। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जांपल, जैसे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, इससे इस पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आप पाई इंटू डी की पावर 4 इंटू अपॉन 64 का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जो सबको पता है कि जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहता है। अब इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, एरिया इंटू के स्क्वायर, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, एरिया इंटू के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे। तो एरिया तो आपको पता है, ये एरिया है, डायमीटर है, उससे एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया एज इट इज पुट करेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी इससे। के की वैल्यू जैसे ही मिल गई तो फिर आप सिलेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ आपको पता है, यहाँ पे लेंथ आप निकाल रहे हैं, लेंथ पता है, जैसे ये 45 लेंथ दिख रहा है, लेंथ पता है, ए यहाँ से निकल चुका है, ए इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ए आप डायमीटर की हेल्प से निकाल चुके हो,
के की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। के की वैल्यू मिल गई तो आप सिलेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं। वो क्या होता है के सिलेंडर क्या है सर इधर? के रेडियस ऑफ गायरेशन। बार बार इतना बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ इसीलिए मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं के का यूज कर रहा हूँ। के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है। अभी इसको बस जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है भाई कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो बकल हो जाए आपका मटेरियल, बकल भी हो सकता है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला जाता है उसका। ठीक है ना, अगर बकल हो रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम आएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि अभी मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर होता है। और सिलेंड्रिकल ब्लॉक के लिए सबको वैल्यू तो पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो क्या होती है पाई इंटू डी की पावर 4 डिवाइड बाय 64। उससे ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, डी की वैल्यू पुट करने पे 22 पुट करने पे ये वैल्यू आई है। अब इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर के साथ इक्वेट करेंगे तो एरिया यहाँ से निकल आएगा डायमीटर की हेल्प से। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट लेके आप वैल्यू निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। ठीक है, और लेंथ आपको यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेंथ आपका 45 है। तो यहाँ से आपका सिलेंडरनेस रेशियो निकल सकता है, वो क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकल आया, लेंथ आपको पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ये शॉर्ट बीम है कि लॉन्ग बीम है। लॉन्ग बीम है तो वो आपका क्या कॉलम कहलाता है, शॉर्ट बीम है तो वो क्या कहलाता है स्ट्रट कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए बताया, क्योंकि फेलियर कैसा भी हो सकता है इसीलिए मैंने आपको बताया, पर आपको इधर इस चीज का ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है एरिया, डायमीटर, लेंथ, इन पे ध्यान देना है बस। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे चल के होने वाला है तो क्रशिंग फेल्यूर ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अपन ने डायल इंडिकेटर को 0 सेट किया। 0 सेट करने के बाद अपन ने ग्रीन बटन ऑन किया। आपको ये हाईलाइट होते हुए दिखेगा, यहाँ पे ये ब्लॉक दिखेगा सिलेंड्रिकल, यहाँ पे सिलेंड्रिकल ब्लॉक को फिट किया है और ये आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगा और इसकी डायमेंशन चेंज होते हुए आपको हाईलाइट पोर्शन में दिखेगी। ठीक है, जैसे ही वहां पे ब्रेक होता है तो ये आपको दिख रहा है, जैसे क्रैक दिख रहा है, ये जो धीरे धीरे क्रैक बढ़ता जाता है, क्रैक बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आपको पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ पे क्रशिंग हो जाती है मटेरियल की। जैसे ही पूरी क्रशिंग हो जाए तो ये यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, रेड बटन को क्लिक करना है, बंद करना है, हाइड्रोलिक फोर्स को 0 सेट करना है। फिर यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, डायल गेज रीडिंग, लोड और डायल गेज रीडिंग, जैसे ही अपन को उसमें मिला था किसका, कास्ट आयरन का जो टेंसाइल टेस्ट किया था उसमें जो जैसी रीडिंग आई थी वैसी रीडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपको ग्राफ भी आपको वैसा ही बनाना है। ठीक है, लोड वर्सेस डायल गेज रीडिंग आपको ग्राफ वही बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ आपको कहाँ पे बनाना है, आपको ग्राफ कहाँ, आप चाहो तो आप वहां पे भी चाहो तो लैपटॉप में एक्सेल का यूज करके बना लीजिए। ठीक है, पर आपको यहाँ पे अगर ये ऐसे बनाएंगे, एक्सेल पे बनाएंगे, बना दीजिएगा, पर आपको ट्रू लोड निकालने के लिए, ट्रू लोड निकालने के लिए और स्लोप निकालने के लिए आपको ग्राफ पेपर में भी इसको प्लॉट करना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने किसमें बताया है, कास्ट आयरन के टेंसाइल टेस्ट में जैसे मैंने प्रोसीजर बताया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद ये सेम वैल्यू देखो, सारी वैल्यूज वही है, प्रूफ स्ट्रेस कंप्रेसिव, बस यहाँ पे पहले क्या था टेंसाइल स्ट्रेंथ था पहले, अब आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी फ्रैक्चर लोड डिवाइड बाय आउटर एरिया। सेकंड मॉड्यूलस भी वही रहेगा, टेंजेंट मॉड्यूलस भी वही रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी वही रहेगा। अपन को क्या करना होगा, ये ग्राफ प्लॉट करना होगा ग्राफ पेपर पे। इसके बाद जितनी भी इसकी वैल्यू आई है, जितनी भी इसकी आपका डिविजन्स आए हैं उसका 0.2% करना है। 0.2% करके आप यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे और इस ग्राफ के पैरेलल, इस लाइन के जस्ट पैरेलल रोलर स्केल का यूज करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके जाएंगे और एक लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन जिस पॉइंट पे इस कर्वेचर में जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वो आपका पॉइंट क्या कहलाएगा,
ट्रू लोड कहलाएगा। वो ट्रू लोड कहलाएगा। उस ट्रू लोड का यूज करके आप यहाँ पे प्रूफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रूफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं यहाँ। ठीक है, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब करके देखें। एक मिनट, एक कंफर्मेशन लेना है, मैं जस्ट एक मिनट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन टेस्ट ऑन कास्ट आयरन सिमुलेशन। डायमीटर कैलकुलेट किया पहले वर्नियर कैलिपर का यूज करके, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। यहाँ से आपकी वैल्यू आई 20.3, जो लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायमीटर मिल जाएगा, जब भी आपको डेटा शेयर किया जाएगा उसमें डायमीटर आपके पास होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करना। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह तो आपको अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं है, तो एरिया आपको निकालना रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया, लेंथ मेजर किया। लेंथ भी आ जाएगी डेटा शीट में। इसके बाद अब ब्लॉक को फिट करेंगे। पहले तो इसको नीचे किया जाता है, फिर बॉक्स ये ब्लॉक को लेते हैं और यहाँ पे फिट कर देते हैं। फिर ऊपर इसको, इसकी हेल्प से अपन इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे ऊपर जाता है और ये फिट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगाया जाता है। डायल इंडिकेटर को 0 सेट किया जाता है। यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगा के इसको 0 सेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान देना है सिर्फ इस ब्लॉक पे, इधर इधर आपको ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। ठीक है, देखिए कैसे क्रैकिंग हो रही है, धीरे धीरे क्रैक करना स्टार्ट होता है। देखिए धीरे धीरे हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ने ठीक है। लगेगा। ये देखिए, देखो बढ़ने लगा, अब अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फाइनली ये पूरी तरह से क्रैक हो गया। इसको बोलते हैं क्रशिंग। और ये होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मशीन को बंद करना है। ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद आपको ये डेटा को डाउनलोड, वो तो आपको डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ पे डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमेशा मिलेगा, कहीं पे भी कुछ डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोड बढ़ता ही जाएगा। क्रैक बढ़ रहा है, यहाँ पे क्रैक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डायमेंशन कम नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रैकिंग हो रही है। जैसे ही आपका ये ब्लॉक दब रहा है, उसमें क्रैक होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, तो डायमेंशन में इतनी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसीलिए डायमेंशन में चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी होगा, जो डेटा होगा, लोड होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। देखिए 10, 15, 45, 50, 55, 60, 75, 80, 110, 115, सब आपके इंक्रीजिंग में है। ठीक है, इंक्रीजिंग में है। इसके आगे जाएंगे तो अपन को ग्राफ प्लॉट हुआ मिलेगा। ये देखिए ग्राफ आपको मिल गया। ये ग्राफ आपका पूरा इंक्रीजिंग में है। ये आपका पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? आपको कंप्रेशन टेस्ट में, जब कंप्रेशन टेस्ट करते हैं किसी भी मटेरियल में, अपन कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपका लोड रिड्यूस नहीं होता है। जैसे कि अपन ने टेंसाइल टेस्ट में देखा कि लोड रिड्यूस हो रहा है कब, जब आपका यील्ड पॉइंट आता है तो लोड रिड्यूस होता है। तो वो उसको क्या है, ब्लॉक को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, इसीलिए वो, मतलब जो आपका जॉब है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, इसीलिए वो रिड्यूस होता जाता है। फिर इसके बाद पकड़ने लगता है, फिर इंक्रीज होने लगता है। तो आपको बताया था यील्ड पॉइंट के बाद, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है। मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते अल्टीमेट पॉइंट तक जाती है।
पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कंप्रेसिव फोर्स लगाते जाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, तो जो मटेरियल के अंदर जो ग्रेन्स हैं, वो ग्रेन्स जो हैं वो अपना जो वो शेप चेंज करती जाती हैं, वो इरेगुलर साइज एंड शेप की होने होने लगती हैं और बिल्कुल खिंचने लगती हैं। तो ग्रेन्स जब खिंचने लगती हैं तो मटेरियल के अंदर क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है, जो मैंने आपको स्ट्रेंथनिंग में बताया हुआ था। ये चीज जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। तो इस कंप्रेशन कंप्रेशन में आपको स्ट्रेन हार्डनिंग आपको ज्यादा मिलती है। तो ये आपको स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ से ही मिलना चालू हो जाती है। ये देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये आपका यहाँ से लेकर ये पूरा आपका क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग ही है, ये पूरा स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, ये पूरा आपका जब तक फ्रैक्चर नहीं हो रहा है तब तक ये स्ट्रेन हार्डनिंग है पूरा। तो कंप्रेशन टेस्ट में अब जैसे आपको सबको पता है कि आपको जैसे ब्रिटल मटेरियल किस में स्ट्रॉन्ग होता है, टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग होता है कि कंप्रेसिव में स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बताएगा? स्ट्रेंथ मटेरियल की टेंसाइल में ज्यादा होती है ब्रिटल मटेरियल में, कि कंप्रेसिव में ज्यादा होती है? चौक बेस्ट एग्जाम्पल है। चौक पे आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हो तो टूटता है क्या? हाँ सर। नहीं टूटता है ना। नहीं सर। जब आप उसको टॉर्क मतलब ऐसे बेंड करते हो, बेंडिंग फोर्स लगाते हो, तब वो टूटता है। तब टूटता है ना कि नहीं टूटता है? ऐसे ही, या यस फिर आप सर। खींचोगे ना तो वो जल्दी टूट जाएगा। चौक को खींचोगे तो जल्दी टूट जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो लेट टूटेगा। तो ब्रिटल मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बात हमेशा यस ध्यान सर। रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आपका ये ग्राफ प्लॉट होगा, इसके बाद आपको जितना भी आपका मैक्सिमम देखिए 265 पे कितना 488 आ रहा है, ये 488 आ रहा है। 265 पे 488 का 0.2% करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे आसपास मिलेगी। ये पॉइंट आपको यहाँ पे बना देना है। इसके पॉइंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली लाइन लीनियर दिख रही है आपको, लीनियर दिख रही है यहाँ पे, लीनियर आपकी दिख रही है, यहाँ पे आपको रोलर स्केल रखना है। इसके पैरेलल इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन बनानी है, जो पॉइंट आपको यहाँ पे कहीं कट करेगा। अगर अपन यहाँ से पैरेलल लाइन बनाएंगे तो ये यहाँ पे 105 पे कहीं पे कट करेगा। ठीक है, तो कट करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू लोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये स्लोप देख सकते हैं, ये स्लोप देखिए बनाया गया है। ट्रू प्रूफ लोड के करस्पॉन्डिंग आपको कौन से ग्राफ प्लॉट, स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3, जो अपन ने पिछले प्रैक्टिकल में देखा था, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, तो आपको यहाँ से, अगर आप यहाँ से 0.2% से आप ये लाइन बनाएंगे तो ये वाली लाइन आपको कौन सा स्लोप बताएगी, यंग्स मॉड्यूलस वाला स्लोप, जिसको स्लोप 3 बोलते हैं। ठीक है, अगर जीरो से होते हुए इस पॉइंट प्रूफ लोड से एक लाइन जोड़ेंगे तो वो लाइन आपका क्या कहलाएगा, सेकेंड। फर्स्ट स्लोप, स्लोप 1 सेकेंड। सीकेंड। हाँ सॉरी, सीकेंड, आपको मैंने सेकंड सुना, वो स्लोप सेकंड नहीं है, सीकेंड है, सीकेंड मॉड्यूलस उसको बोलते हैं। सेकंड जो है आपको जो आपका जो पॉइंट है, जो प्रूफ लोड का पॉइंट है, उस पॉइंट से होते हुए अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो टेंजेंट आपका क्या बताता है, कौन सा स्लोप बताता है, स्लोप सेकेंड। सेकंड। टेंजेंट तो उसको मॉडुलस। अपन बोलते हैं टेंजेंट मॉड्यूलस। आपके काम का सिर्फ कौन सा मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस है आपके काम का। इंजीनियरिंग में सिर्फ यंग मॉड्यूलस काम का है, बाकी ये टेंजेंट मॉड्यूलस और सीकेंड मॉड्यूलस ये सब रिसर्च में यूज होती हैं, आपके काम का नहीं है। ठीक है, पर आपको आप इनसे क्या पता चलता है सर? सीकेंड मॉड्यूलस से और उनसे क्या पता चलता है, यंग्स, ये हाँ। सब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देना। कर्वे ठीक है, कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देना। कर्वेचर कब बनता है, जब आपको टेंजेंट पता चलता है ना। टेंजेंट पता होगा तभी कर्वेचर बन पाएगा, है ना। तो कर्वेचर बना रहा है, कर्वेचर की इंफॉर्मेशन देता है आपका मॉड्यूलस। और अगर आपको प्रॉपर्टी जाननी है तो प्रॉपर्टी कौन बताएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ तो सर इलास्टिसिटी, ये सेकेंड मॉडुलस।
सर मॉड्यूलस सेकेंड मॉड्यूलस और टेंजेंट मॉड्यूलस प्रॉपर्टी नहीं दिखाते क्या? प्रॉपर्टी दिखाते हैं ना बेटा, पर प्रॉपर्टी किसके बाद बताएंगे वो? ये प्रॉपर्टी प्लास्टिक जोन में बताते हैं। प्लास्टिक जोन में कौन सी प्रॉपर्टी पता चलेगी? सेकेंड मॉड्यूलस और टेंजेंट मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ तक प्रॉपर्टी बताता है? पॉइंट ऑफ प्लास्टिक जोन में। इलास्टिसिटी तक बताता है, इलास्टिसिटी तक वो प्रॉपर्टी बताता है। आप प्लास्टिक पॉइंट के इलास्टिक पॉइंट के बाद अगर प्रॉपर्टी जाननी है तो किसकी जरूरत पड़ती है? सेकेंड मॉड्यूलस की और टेंजेंट मॉड्यूलस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी रहेगी, प्रूफ स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये पांचों चीजें कैलकुलेट करनी रहेगी। अब आप लोगों के साथ मैं डेटा शेयर करूंगा। डेटा शेयर करके अब ये जैसे ये ग्राफ है, आप लोगों के साथ वही ग्राफ में जो जितनी एनालिसिस मैं कर सकता हूँ वो एनालिसिस मैं करके आप लोगों को दे दूंगा, जैसे कि आप रिपोर्ट में अच्छे से कर सकें। रिपोर्ट में जैसे ये मैं इसको पूरे डेटा को लूंगा, मेरा काम ये रहेगा कि आप लोगों के लिए ये डेटा पूरा मैं लूंगा और एनालिसिस करूंगा ओरिजिन सॉफ्टवेयर पे। ओरिजिन ये मेरा पेड है तो आपको मैं दे भी नहीं सकता हूँ, आपका आपके लिए अवेलेबल है, पर उसके लिए आपको क्या है, जब बनाओगे ग्राफ तो वाटरमार्क बन के आएगा, तो वो वाटरमार्क बन के आएगा तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको यूज करें, और यूज भी करेंगे तो आपको पहले सीखना पड़ेगा उसको, तो इतना आसान नहीं है। तो इसमें पूरा टेंजेंट भी बन जाता है और सारी एनालिसिस भी हो जाती है, मैथमेटिकल एनालिसिस और मॉडलिंग एनालिसिस सब कुछ हो जाता है। तो इसको यूज किया जाता है, रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो आपको यूज नहीं करना है। जस्ट मैं इसको आपके लिए बना लूंगा मैं। ये क्या था? ये लोड था जो वाई एक्सिस में बनेगा, और ये एक्स एक्सिस में बनेगा। ये क्या है? डिविजन्स। ठीक है, इसकी यूनिट है किलोमीटर। तो ये आपका ग्राफ जैसे उसमें दिखा था वैसा ही दिख रहा है आपको ग्राफ। तो ये 0 0, अगर 0 0 पे सेट करना है तो मैं इसको 0 0 पे भी सेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। -25 पे सेट है ये, तो इसको 0 0 पे सेट कर सकते हैं। इसको भी 0 0 पे सेट कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, 0 से ये ग्राफ बन गया। मेरा काम क्या रहेगा? आप लोगों का काम तो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, और ये 0.2% करके ये आपको लाइन बनानी रहेगी। तो मैं ये आपको आपके लिए ये करूंगा कि ये लाइन इस पे बनाऊंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनाऊंगा, तो वहां से स्लोप आने सबकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी एनालिसिस हो जाएगी। फिर ये आपके साथ शेयर करूंगा मैं। ठीक है, तो आप ये वाला जो भी ये भी ग्राफ है वो ग्राफ भी आप रिपोर्ट में डाल देना इसके साथ। ठीक है, आया समझ में? अटेंडेंस लगाइए बेटा जल्दी फटाफट। सर जो रिकॉर्ड में हम लोग काम करेंगे सर, उसके लिए तो हमें वो भी चाहिए ना सर, थ्योरी भी। थ्योरी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी ना बेटा। थ्योरी आप हाँ सर। सिमुलेशन फाइल में सिर्फ सिमुलेशन ही आप नहीं चला सकते हो, पर थ्योरी तो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको अगर अच्छा आपको सर, ये हम ये वेबसाइट सर्च है ना, करके हम लोग ही ये देख लेंगे। वेबसाइट है ना, हाँ। आप ये थ्योरी तो आपको दिख जाएगी, मोबाइल में भी दिख जाएगा ये पूरा।
ये पूरा मोबाइल जी में सर। दिख जाएगा। मोबाइल में सिर्फ ये नहीं चलेगा, सिमुलेटर नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है अगर सर, तो हम नहीं हो वहाँ से पाए, देख नहीं लेंगे। हो पाए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। यस सर। तो अटेंडेंस सर जैसे इसमें थ्योरी लिखने की है वैसे की वैसे लिखनी है? सेम, ज्यादा थ्योरी पे इतना दिमाग नहीं लगे, लिखना नहीं है बेटा, इसको कॉपी पेस्ट करना है। अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, इतना इतना करना है कि आपको ये थ्योरी पढ़नी है, जरूर है। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये पूरी प्रोसीजर से, ये बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है। तो असाइनमेंट भी रिकॉर्ड में देख, तो लिखना पड़ेगा ना सर? रिकॉर्ड में आप क्विज जो करोगे, क्विज का जो रिजल्ट आया है वो रिकॉर्ड में डालना आप, ठीक है। आया समझ में? भाई जब तक हाँ थ्योरी नहीं सर, तो पढ़ोगे, हाँ। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप क्विज का आंसर नहीं दे पाओगे। तो हम्म। क्विज के आंसर देने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे और रिपोर्ट में आप लोगों को ये पूरा कॉपी करना है, कॉपी इसको, ये थ्योरी को पूरा कॉपी करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने जो ग्राफ पेपर वगैरह बनाया है, आपका जो डेटा है, वो डेटा को शेयर करना है। उस डेटा की का यूज करके आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो आपको रिपोर्ट में डालना है, रिपोर्ट में। और उसके बाद जो क्विज का जो रिजल्ट आ रहा है आपका, वो आपको डालना है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है सर। ठीक है। और कोई डाउट? अटेंडेंस सबकी हो गई? एक बार नाम ले लेता हूँ। जसवंत, विश्वजीत, कार्तिक, अभिषेक, सुमित, सुमित के बाद है धैर्य, अनुभव, अनुभव के बाद राघवेंद्र, शेख। अरे शेख साहब आप आए हैं क्या? खुशीराम, भावना, जी सर। अंकित मेहर, कृष्णा पांड्या। तो शेख साहब आप तो, मैंने सुना है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास अटेंड करते हैं, और सर वो मेरी क्लास में तो आते ही नहीं हो रेगुलर आप। नहीं सर, स्टार्टिंग में आपके रेगुलर था सर क्लास में। बिल्कुल आपकी एक भी क्लास नहीं है। नहीं सर, स्टार्टिंग में था सर। अरे एक भी क्लास नहीं है आपकी। स्टार्टिंग में एक दो क्लास में थे और अब ब्रेक हो जाता था आपका, अरे पर सर वो स्टार्टिंग सर में थे। मैंने अभी ना। आप रिसेंटली, मैं 10 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, 10 दिन से, अभी रिसेंट अगस्त के मंथ में की बात कर रहा हूँ। अगस्त के मंथ में यस आपकी एक भी अटेंडेंस नहीं है, ठीक है। सर, और वो आप नेटवर्क। जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में मैं कंटिन्यूस आपकी अटेंडेंस देखता हूँ। सर एक बार आप अटेंडेंस तो शो कर देना सर, किसकी कितनी है। अटेंडेंस तो आप लोगों को हर बार मिल जाती है ना। हम अब जुलाई मंथ की मिल गई, अब अगस्त खत्म हो गया तो अगस्त की मंथ की भी मिल जाएगी आपको, ओके ओके सर। ठीक है। तो मैं बेटा ये सब चीजें भी नोटिस करता हूँ, ध्यान में रखें शेख साहब। तो मैं नजरों में ना आए बिल्कुल। मैं हमेशा मैं कंपैरिजन करता हूँ, फिर मैं आप पे आपको ही दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। आया समझ में? अगस्त में मैंने आपकी एक भी क्लास आपकी नहीं थी इसमें, मटेरियल साइंस में, और आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की सारी क्लासेस अटेंड की हैं। इसको मैं क्या समझूं? सर सर क्या है सर कि मेरा क्या है, मेरे जो सिम में सर उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो मैं अपने भाई के में से मतलब हॉटस्पॉट लेके पढ़ता हूँ। तो तो फिर सर आप उसकी जैसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ये दिक्कत नहीं आती है? सर सर उसमें 9 बजे मेरी मतलब क्लास नहीं होती ना, मतलब उसकी क्लास 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहले सर उनकी रहती है क्लास, इस वजह से और एक ले लेता था। थर्मोडायनेमिक्स भी लेते हो आप क्लास? सर वो कभी कभी सर वो उस मतलब कभी क्लास आगे पीछे हो जाती है ना, तो मैं ले लेता पाता था। बाकी सर मेरा कोई क्लास नहीं ले पाता हूँ सर, इस वजह से। तो फिर मतलब आप कभी नहीं लेंगे क्लास? नहीं नहीं सर, अभी जैसे अभी मेरे को आज मिला तो सर मैं आपका क्लास लिया सर आज। नहीं तो मेरे तो हमेशा 12 बजे ही होगी क्लास। सर मैं हमेशा ट्राई सर अभी अभी सर मैंने सिम पोर्ट भी करा रखा है सर, लेकिन फिर भी मेरे साथ में यही प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। ठीक है, अब इसको मैं प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकता, ये आपका है। आपको अगर